नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। देश का आज बजट पेश हुआ। 9.27% लक्ष्य रखा गया है और आज निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया। हालांकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ, दूसरी ये महिला हैं जिन्होंने देश का बजट पेश किया हो। 75वां आजादी के बाद ये 75वां बजट है और इस बजट का जो लक्ष्य है, हम ओवरऑल 90 मिनट का करीब ये भाषण रहा। बजट पेश करने में 90 मिनट का समय लगा और 90 मिनट को हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट में आपको बता दें कि इसके मुख्य क्या है। तो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जब उन्होंने इस बजट की शुरुआत की तो दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले नमन किया और नमन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो बजट पेश करने जा रही हैं वो अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, यानी विकास का रोड मैप इससे अग्रसर होगा, इससे निकलेगा और कहीं ना कहीं जो फोकस था वो समग्र कल्याण विकास का था। चलिए शुरुआत करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की उसमें तो उन्होंने कहा कि निजी निवेश को बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई है। LIC का IPO जल्द आएगा, वो भी लागू करने की बात की गई है। साथ ही आपको बताते कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 3 सालों में चलेगी, इसकी भी घोषणा की गई थी। साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी ध्यान दिया गया है। मेट्रो सिस्टम को तेजी लाएंगे, यानी अब जो महानगर हैं, जो शहर जहां मेट्रो की रिक्वायरमेंट है, वहां जल्द ही मेट्रो पर काम किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए हैं। साथ ही 25,000 किलोमीटर अब हाईवे बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। साथ ही रोपवे सिस्टम, देखिए पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के इलाके हैं और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रोपवे सिस्टम शुरू किया गया है कि रोपवे सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी भी काफी सराहना हुई है। साथ ही PM गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। अब उसके तहत करीब नॉर्थ ईस्ट को 1500 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट पे खर्च किए जाएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट को भी विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डेवलपमेंट पर ये खर्च होंगे और PM गति शक्ति योजना के तहत होगा। साथ ही जो कोयला है उसको दूसरे फॉर्म में यूज किया जाएगा, वो जिससे कार्बन कम से कम हो। केमिकल फॉर्म में पर भी बढ़ोतरी की जाएगी। और गंगा नदी के किनारे इस पूरे उसमें प्रकरण में पूरे बजट के दौरान सबसे अच्छी बात है कि जो गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, यानी 2.5 किलोमीटर इस किनारे और 2.5 किलोमीटर इस किनारे, इन 5 किलोमीटर का जो इलाका होगा इसमें ऑर्गेनिक खेती पर विशेष बल दिया जाएगा और उसको लेकर प्रोत्साहित भी किसानों को किया जाएगा। साथ ही 2023 में ही 5G इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 2023 का जो अगला साल होगा वो मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यानी हम समझते हैं कि एक गेहूं चावल और दूसरा मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा ऐसे आते हैं और इसको यानी 2023 से वो इस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। लॉजिस्टिक की लागत बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि जो लॉजिस्टिक हब है उनमें और भी पैसे लगाए जाएंगे, उनकी लागत बढ़ाई जाएगी। प्रति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, यानी 100 कार्गो टर्मिनल रेलवे के, आपको बता दें कि फिर रेलवे के 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात की गई है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि रेलवे जो घाटे में जा रहा है उसको कैसे मुनाफे में बदला जाए, तो उसको लेकर यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही कृषि की जो है वो नाबार्ड को सौंपा गया है कि नाबार्ड जो है वो कृषि को किस तरह से कृषि को लोन प्रोवाइड करे, कई योजनाएं लागू करे, यह नाबार्ड के जिम्मे दिया गया है और उस पर भी पैसे देने की इस बजट में बात की गई है। नदियों को जोड़ने की परियोजना की बात की गई है जिससे ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई की समस्याओं का समाधान हो सके, इसको लेकर भी इस बजट में विशेष दिया गया है। फलों और सब्जियों की उपलब्धता, उत्पादन बढ़ाने की जोर, यानी जो राज्य फल और सब्जी की खेती करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सहयोग करेंगे और वैसे किसानों की मदद की जाएगी। साथ ही MSME को राहत की सबसे ज्यादा उम्मीद MSME सेक्टर के लोग लगा रहे थे, तो उनको भी राहत दी गई और 6,000 करोड़ रुपए इनको सैंक्शन किया गया है इनकी हालात सुधारने के लिए। साथ ही देखिए कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स की देखी गई थी कि उनकी जरूरत लोगों को थी और उसके साथ साथ होटल्स व्यवसाय जो है, टूरिज्म है, वो बिल्कुल खत्म के कगार पे था। तो इन दोनों को राहत देने की बात इसमें की गई है। राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया है।
इसके साथ आपको बता दें कि मोबिलिटी पे, गुड्स मोबिलिटी पे ध्यान दिया गया है कि किस तरह से गुड्स की मोबिलिटी, माल ढुलाई को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पे ध्यान दिया गया है। सामान ले जाने लाने का लाभ किसानों को मिलेगा, यानी किसानों के माल जो ढुलाई का काम होता है उसको लेकर भी सरकार कुछ राहत दी है और उस पर कुछ काम कर रही है। इसके साथ ही देखिए सबसे ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है कि कई ऐसे शहर हैं जो सेकंड टायर और थर्ड टायर की श्रेणी में आते हैं, तो उन पर ध्यान दिया गया है, उनमें अत्याधुनिक सुविधा उनमें दी जाएगी और मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ साथ आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। दक्षता विकास कार्यक्रम सरकार लागू करेगी। आपको बता दें कि कौशल विकास जिस तरह से चल रहा है उसी को बड़े लेवल पे दक्षता विकास कार्यक्रम के तहत उसको जोड़ा गया है, उसमें काम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्किल प्रोग्राम भी शुरू करने की बात की गई है। डिजिटल इकोसिस्टम के तहत युवाओं को असीम पोर्टल के तहत जोड़ा जाएगा और उनको डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों को सिखाया जाएगा। यानी देखिए एक अच्छी बात है कि आजकल के युवा जो पढ़ लिख कर आते हैं और कंपनियों में जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ डिजिटाइजेशन का दौर है, चाहे वो बिल बनाने की बात हो या फिर मेलिंग सिस्टम हो, तो उसको लेकर उनको दक्ष बनाया गया। डिजिटलाइजेशन में उनको दक्ष बनाने की योजना है। साथ ही कृषि को ड्रोन से जोड़ा गया है। पहली बार यह इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो तकनीकी है अमूमन कृषि में जोड़ी जाती है, कृषि के लिए चाहे वो कीटनाशक का छिड़काव हो या फिर मैपिंग हो, तो यानी अब कृषि में भी अलाउ कर दिया गया है कि जो किसान उन्नत किसान है, जो समृद्ध किसान है, वो ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं, यह भी उनको दिया गया है। साथ ही एजुकेशन की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक को की शिक्षा जो है वो अब क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकती है, इसको मंजूरी दी गई है। जो क्षेत्रीय भाषाएं 8 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में इन शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है और इसके साथ साथ जो एजुकेशन चैनल है उनकी संख्या 200 की गई है। यानी अब 200 ऐसे एजुकेशन चैनल खुलेंगे और स्कूलों को, जितने स्कूल हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटलाइज का मतलब कि अब वहां टीवी लगेंगे और टीवी के थ्रू, चैनल के थ्रू उन लोगों को पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। अमूमन इसका लाभ उन इलाकों में मिलेगा जो सुदूर हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहां शिक्षा देने में किसी तरह की हायर शिक्षा के लिए प्रॉब्लम आती थी, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। सरकार का एक कदम बेहतर इस संदर्भ में माना जा रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ में डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि हेल्थ को लेकर डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी हेल्थ का किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेंटर शुरू करने की बात की जा रही है। चूंकि महिला केंद्रीय वित्त मंत्री महिला हैं और इन्होंने नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है और महिलाओं को लेकर कि नारी शक्ति और वात्सल्य विकास पर जोर देने की बात इसमें की गई है। साथ ही आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनको हाईटेक बनाया जाएगा और इस पर बातचीत की जा रही है। जल नल योजना की भी बात की गई है कि आप जल घरों तक, लोगों के घर घर तक जल कैसे पहुंचे, ड्रिंकिंग वाटर कैसे पहुंचे, इसका भी विशेष इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 2023 में 22 और 23 इस बजट इस साल के दौरान करीब 80 लाख अफोर्डेबल घर बनाने की भी पेशकश योजना की गई है इसमें कि ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनेंगे। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम लागू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम का मतलब कि जो देश के सीमावर्ती गांव हैं उन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि कैसे हो, विकास के दौर में वो कैसे शामिल हो, तो इसको लेकर इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही अब आते हैं पोस्ट ऑफिस को लेकर, तो पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन किया गया है। यानी अब पोस्ट ऑफिस जो देश के हैं उन सभी पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की तरह काम करेंगे और उनमें एटीएम भी लगेंगे। करीब 1.5 लाख ऐसे इलाकों को चुना गया है जहां पोस्ट ऑफिस में एटीएम लगेंगे। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक, देश के 75 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां कमर्शियल बैंक बनाए जाएंगे जिसमें केवल और केवल डिजिटल भुगतान की सुविधा होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1400 ऐसे पुराने कानून हैं जिनको हटाने की बात की गई है, जिनको समाप्त किया जाएगा। राज्य और केंद्र की योजनाओं को आईटी के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के दौरान जो सेंटर की योजना है, स्टेट की योजना है, इन दोनों को आईटी के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इन दोनों का आपस में जोड़ा जाएगा और इसकी भी बात की गई है। इसके साथ साथ शहरी विकास में जो सेकंड टायर और थर्ड
टियर की बात करें कि उनको भी अत्याधुनिक बनाने की बात इसमें की गई है। बिल्डिंग प्लानिंग की बात की गई है, क्योंकि आम लोगों को कई ऐसी समस्याएं थी जो टाउन प्लानिंग से संबंधित, तो बिल्डिंग बाय लॉज और टाउन प्लानिंग को भी सुदृढ़ करने की इसमें बात की गई है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत 5 संस्थान खोले जाएंगे। 25,000 करोड़ सैंक्शन हुआ है और सेंटर फॉर एक्सलेंस के अनुसार 5 सेंटर खोलने की बात है। प्रदूषण रहित आवागमन साधन कैसे बने, इस पर भी जोर दिया गया है। जमीन के रिकॉर्ड्स 8 भाषा में अब बनेंगे, यानी जो 8 भाषा है अनुसूचित में जोड़ा गया है, उनको उन्हीं भाषाओं में अब आपके जमीन के रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होंगे। और इसके साथ साथ एक देश एक रजिस्ट्रेशन योजना की भी शुरुआत इस नए बजट में उसका प्रावधान किया गया है। जो ई बिलिंग सिस्टम की बात करेंगे, जो सरकार के यहाँ या मंत्रालयों में जो बिलिंग सिस्टम होती थी, अब उसको अब ई बिल करने की योजना बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3 चीजों में एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल और कॉमिक, ये अब इसमें भी युवा अपना भविष्य तलाश कर सकते हैं, भविष्य संवार सकते हैं, और उसको अब अर्थ की दृष्टि से जोड़ा गया है। पहली बार इसको बजट में शामिल किया गया, या कहीं ना कहीं इसको सरकार भी मानती है कि आज का जो समय है जिसमें विजुअल इफेक्ट है या फिर एनिमेशन है या गेम है, इसमें भी काम करने की आवश्यकता है और इसको भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इस पर भी सरकार बजट में प्रावधान की गई है। इस साल आपको ई पासपोर्ट, यानी जो पासपोर्ट लेकर घूमते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, और ई पासपोर्ट इसी साल से सरकार जारी करेगी। स्कूल में टीबी लागत की भी बात की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के तहत सरकार अब किसानों के डायरेक्ट खाते में भेजेगी। इसके लिए भी आज इसमें व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन, सोलर सिस्टम को लेकर भी सरकार ने काफी कुछ किया। और अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि कई लोग उम्मीद जता रहे थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, तो उनके लिए यह राहत भरी खबर नहीं है, निराशाजनक है, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई छूट देने से इनकार कर दिया। साथ ही एक सुविधा जो सबसे अच्छी बातें सामने निकल कर आती थी, जब भी हम किसी व्यापारी या बिजनेसमैन या फिर कंपनी के पास जाते थे, कंपनी संचालक के पास, तो उनका कहना होता था कि आईटीआर में गड़बड़ी होती है और उसको लेकर हमें स्क्रूटनी में दिक्कत आती है, हमें परेशान किया जाता है विभाग के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। तो उसमें सरकार ने इस बजट में 2 साल की छूट दी है, यानी आपने अगर इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी की है तो 2 साल आपको समय है, आप उसमें सुधार सकते हैं। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में 12% से घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स को 7% कर दिया गया है। कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनका एनपीएस अकाउंट है, तो इसमें भिन्नता दिख रही थी। सरकार ने दोनों को सेम कर दिया है और दोनों को 14% पर लाकर रख दिया है, यानी अब 10 स्टेट गवर्नमेंट जो 10% था, सेंट्रल 14%, तब दोनों को बराबर 14% कर दिया है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात इसमें की गई है। दिव्यांगों को टैक्स में छूट मिलेगी, पेंशनर्स जो हैं उनको छूट मिलेगी। और क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% बढ़ा दिया गया। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग लगातार स्टोरी करते थे कि बिटकॉइन में इतना नुकसान, ऐसे नुकसान, तो सरकार ने उसको क्रिप्टो करेंसी को उस पर 30% तक का टैक्स लगाया है, यानी आप खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं तो आप पर वह टैक्स लगेगा। साथ ही सरकार डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही डिजिटल करेंसी भी लागू करेगी, जिस पर भी टैक्स इंपोज सरकार के द्वारा किया गया है। अब आ जाइए कि सस्ता और महंगा क्या, तो आपको बता दें कि सरकार ने इस बार जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या जो चीज आयात करते हैं विदेशों से, जिसमें कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की मुहिम जुड़ी है, मेक इन इंडिया को फायदा होगा, तो सरकार ने उस पर ड्यूटी कम किया है, यानी वो सस्ते होंगे। मोबाइल फोन, चार्जर इसमें शामिल है, वो सस्ते होंगे। हीरो के जो गहने हैं या वैसे स्टोन के गहने जो तराशे गए हैं, अगर आप विदेश से मंगाते हैं तो सब सस्ता होगा। कृषि का सामान अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्ता होगा। किसानों को अब मशीन किराए पे भी मिल सकते हैं, जो कृषि उपकरण हैं वो भी सस्ते करने की बात है। जो हेल्थ उपकरण हैं, हॉस्पिटल्स में जो उपकरण यूज किए जाते हैं विदेशों से लाया जाए तो वो सस्ता होगा। जूता चप्पल सस्ता है, कपड़ा सस्ता हुआ है। जो एक्वा कल्चर को बढ़ावा देता है वो सारे सामान को सस्ता किया गया है। साथ ही पेट्रोलियम, रसोई गैस या फिर हम
ऐसे सामानों का जिक्र करें जो विदेशों से आयात किया जाता है और कहीं ना कहीं लग्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, तो सरकार ने उस पर कोई राहत नहीं दी है। तो निश्चित तौर पे जो पूरा बजट है ये आपके सामने है, और इसमें जो रोजगार का चैप्टर है कि लोग कहते हैं कि 60 साल यानी 10 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे, 25 साल का ये ब्लूप्रिंट है। तो कई यह भी जता रहे हैं कि सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, यानी अभी किसी को कुछ मिलने नहीं जा रहा, ये पोस्ट पैड बजट है, यानी बाद में मिलने वाली चीज है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, अगर मैं अपना कंक्लूजन इसमें दूं, तो निश्चित तौर पे पहली बार ऐसा बजट देखने को मिल रहा है जो लोक लुभावना से ज्यादा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए फायदेमंद वाला बजट है। जो निचले स्तर के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, कृषि को भी निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो ये आपके सामने इस बजट है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।